अंजुम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हनुमानगढ़ में की थी पत्रकार वार्ता। भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार आए थे उनके संपर्क में। महज 10 दिन में फेल होती नजर आ रही जिला मुख्यालय की तीनों इंदिरा रसोई। एनजीओ ने दिया नगर परिषद को लिखित अल्टीमेटम। कलेक्ट्रेट परिसर और पीडब्ल्यूडी कार्यालय में सड़क निर्माण के लिए लगाए दान पात्र चोरी, मामला दर्ज करने के लिए दिया। जिला पेंशनर शाखा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में की 9,81,000 रुपए की मदद। अब खबरें विस्तार से। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। इस खबर के बाद हनुमानगढ़ में एक बार तो हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट वायरल होने लगा। उनके संपर्क में आए कई भाजपा कार्यकर्ता आइसोलेट हो गए और वहीं कई सैंपल की जांच भी करवा रहे हैं। मंगलवार को हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला मुख्यालय पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राठौड़ पूरे दिन हनुमानगढ़ रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार उनके संपर्क में रहे। यही नहीं, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से मिलने उनके घर पर भी गए थे। जैसे ही राठौड़ के पॉजिटिव आने की खबर लोगों को पता चली तो कई भाजपाई आइसोलेट हो गए, तो पूर्व मंत्री सहित संपर्क में आए कुछ कार्यकर्ता होम क्वारंटाइन में हैं। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने सैंपल जांच करवाने का निर्णय लिया है। अगर इसमें से एक भी पॉजिटिव आया तो कोरोना की यह चैन हनुमानगढ़ वालों पर भारी पड़ सकती है। वहीं राठौड़ के पॉजिटिव आने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के आवास पर सैनिटाइज करवाया गया। वहीं पूर्व मंत्री का पूरा परिवार होम क्वारंटाइन हो गया है। इस संबंध में भाजपा नेता अमित साहू ने भी सभी कार्यकर्ताओं से सैंपल देने और रिपोर्ट नहीं आने तक सेल्फ आइसोलेट होने की अपील की। सुनिए क्या बोले अमित साहू। कल हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राजेंद्र जी राठौड़ हनुमानगढ़ आए थे और कल शाम को जब वो वापस जयपुर गए तो उनकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उन्होंने अपना सैंपल दिया और वो कोरोना पॉजिटिव आए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी और कार्यकर्ताओं को फ़ोन के माध्यम से भी ये जानकारी दी। डॉक्टर साहब को भी उन्होंने बताया। हम सब ने, पूरे पूरी फैमिली ने खुद को लोगों ने आइसोलेट कर रखा है। आज हमारे साथी भगवान सिंह जी जो इस पूरे कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का काम खूबी निभा रहे थे समाज सेवी के तौर पे, उनको भी मैंने बुलाया और पूरा घर हम लोगों ने सैनिटाइज किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि जो राजेंद्र जी राठौड़ के संपर्क में आए वो सब अपना ध्यान रखें और अपनी परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी सेल्फ आइसोलेटेड होकर 5-4 दिन में जब भी उनका नंबर आए सैंपल देके और अपना ध्यान पूरा रखें। आप सब लोग जल्दी स्वस्थ हों और राजेंद्र जी राठौड़ भी हमें उम्मीद है जल्दी स्वस्थ होंगे। सबका बहुत बहुत आभार। कृपया पुनः आप लोग कह रहा हूँ कि आप सेल्फ आइसोलेटेड जो राजेंद्र जी राठौड़ के संपर्क में आए, जिस तरह से हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने खुद को सेल्फ आइसोलेटेड कर रखा है, आप लोग भी डॉक्टर साहब ने अपने आप को बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने, मेरी पूरे परिवार ने खुद को सेल्फ आइसोलेटेड कर रखा है। और अभी एमपी शर्मा जी से बात हुई थी, डॉक्टर साहब से, पीएमओ साहब से, तो वो जब भी प्रक्रिया के हिसाब से सैंपल देंगे तो सैंपल दिन करा के और नेगेटिव आने के बाद में ही फिर हम लोगों से। राज्य की गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई के जिला मुख्यालय पर महज 10 दिन में फेल होती नजर आ रही है। जिला मुख्यालय पर जंक्शन में दुर्गा मंदिर धर्मशाला के सामने ट्रक यूनियन और तीसरी टाउन में महावीर दल धर्मशाला में इंदिरा रसोई संचालक संस्था ने नगर परिषद को लिखित में 10 सितंबर से तीनों रसोइयों को स्थायी रूप से बंद करने की चेतावनी दी है। प्रचार प्रसार के साथ शुरू हुई इंदिरा रसोई की चाल अब धीमी होने लगी है। संचालकों का कहना है कि 20 रुपए में खाना देना संभव नहीं। ऐसा करने पर उसे प्रति रसोई रोजाना 4500 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार की बंदिशें अलग से हैं, जिनको न मानने पर लोग अधिकारियों को शिकायत करते हैं। ऐसे में इंदिरा रसोई बंद होने पर लोगों को पहले बंद हो चुकी जन सहयोग की रसोई के बाद अब सरकारी रसोई से भी खाना नहीं मिलेगा। यहाँ बता दें कि जिला मुख्यालय पर तीनों इंदिरा रसोई उन जगहों पर शुरू की गई जहां पर पहले से जन सहयोग से रसोइयां संचालित हो रही थी, जो कि जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी चूक रही। अगर यह रसोइयां दूसरी जगह पर शुरू की जाती तो अधिक लोग लाभान्वित होते। यहाँ बता दें कि 20 अगस्त को इंदिरा रसोई का उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें कि इसमें प्रति रसोई के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान संसाधनों के लिए रखा गया। इसमें बर्तन 1,15,000 रुपए, फर्नीचर 1,25,000, बिजली उपकरण 60,000 रुपए, अन्य उपकरण 60,000 रुपए सहित 4 लाख रुपए तक की सामग्री खरीद का बजट निर्धारित है।
वहीं 1 लाख रुपए की राशि रसोई की साज सज्जा, रंग रोगन, पानी, बिजली और गैस कनेक्शन के उपयोग के लिए बजट निर्धारित है। लेकिन शहर में जिन जगहों पर रसोइयां शुरू की गई, वहां अधिकांश संसाधन उपलब्ध हैं। इंदिरा रसोई के नाम से यहां पर अभी तक महज कंप्यूटर और वेब कैमरा ही लगाए गए हैं। वहीं स्टील बेंच और डीप फ्रिज आदि संसाधनों के लिए टेंडर लगाए हुए हैं, लेकिन रसोइयां बंद करने की चेतावनी ने अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा थी। दरअसल इंदिरा रसोई में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक भोजन का समय निर्धारित है। सुबह 8:30 बजे ही कई लोग भोजन के लिए पहुंच जाते हैं और खाना तैयार नहीं होने पर शिकायत कर देते हैं। ऐसे में संस्था को कारीगरों को सुबह 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक रसोई में रखना पड़ता है। पहले इन जगहों पर जन सहयोग से संचालित रसोइयों में अधिकांश लोग समाज सेवा के उद्देश्य से ही आती थी, लेकिन सरकारी योजना का ठप्पा लगने के बाद से उन लोगों ने किनारा कर लिया। वहीं जो लोग पुण्यतिथि, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी आदि पर 3100 या 5100 की रसीद कटवाते थे, उन लोगों ने भी सहयोग देना बंद कर दिया है। इस बारे में इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान के संचालक महेंद्र शर्मा का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। इंदिरा रसोई जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी, वो हमारी संस्था को हनुमानगढ़ के अंदर जो है 3 जगह दी गई, 3 रसोई हैं। प्रत्येक रसोई में 200 से 250 आदमी प्रतिदिन खाना खा रहे थे, लेकिन रोज़ाना खा रहे थे खाना, लेकिन उसमें लगभग 15 से 20 रुपये प्रति माह जो है पैसा सरकार से जो मिल रहा था वो टूट रहा था। तो करीबन 4000 से 4500 रुपये एक रसोई में रोज़ाना का पैसा लग रहा है। दानदाताओं द्वारा ये कहकर दान बंद कर दिया गया कि अभी जो है सरकार से पैसा अनुदान मिल रहा है तो अब दान हम नहीं दें। तो इतना पैसा जो है संस्था जो है पल्ले से तो बैन करने से, तो इस बैन नहीं करी, इसलिए संस्था ने जो है लिख के दे दिया है 10 दिन का अल्टीमेटम कि 10/9 को जो है संस्था रसोई का संचालन बंद कर देगी। कोरोना के संकट में जिला पेंशनर्स शाखा ने अपने 1 दिन की वेतन जोड़कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई है। पेंशनर्स के इस कार्य को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अनुकरणीय बताया और सभी पेंशनर्स का आभार जताया। जिले के पेंशनर्स ने कोरोना को वैश्विक महामारी में अनूठी सेवा का कार्य किया है। सभी पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 9,81,000 रुपए की मदद की है। यह राशि पेंशनर्स ने सभी उपशाखाओं में जुटाई है। अब तक पेंशनर्स मुख्यमंत्री सहायता कोष में 12 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करवा चुके हैं। पेंशनर्स शाखा के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन को राशि का चेक भेंट किया। वहीं कलेक्टर ने भी पेंशनर्स के इस कार्य की सराहना की और सभी को ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। ये हनुमानगढ़ जिला शाखा कलेक्ट्रेट परिसर में यह कोरोना महामारी के फंड के लिए 1 दिन का पेंशन का एलिमेंट देने के लिए सब पेंशनर से अपील करी थी, लेकिन उसमें मतलब सरकार का थोड़ा सा ये पहले भ्रांति आ रही थी कि शायद सरकार अपने आप ही काट लेगी पेंशन का एलिमेंट, तो हमने उसमें चुप हो गए। फिर कोरोना काल आ गया तो जो सरकार ने पैसे काटे नहीं, फिर हमें इकट्ठे करने के लिए हमने सभी उपशाखा अध्यक्षों को लिखा। हमारी उपशाखा अध्यक्ष जो है ना, एक भादरा है, एक नगर है, एक पीलीबंगा है, एक संग्रिया है, एक रावतसर है, ये सबको लिखा और उनको कहा, तो उन्होंने सबने पैसा इकट्ठा किया। तो उससे जो टोटल एलिमेंट आया हमारे पास, उसमें शाखा द्वारा जो इकट्ठा किया गया वो 4,16,425 रुपये किया गया, और उप तहसील गोलूवाला से 55,000 आया, और उप शाखा रावसर से 1,53,125 रुपये आए, उप शाखा पीलीबंगा से 34,000 आए, उप शाखा नौहर से 1,57,800 आया, उप शाखा भादरा से 1,65,500 आया। ये टोटल जो है 9,81,850 का चेक बना करके आज हम कलेक्टर को दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उप शाखा संग्रिया जो थी, उसने 3 लाख का एक पैसा इकट्ठा करके वहाँ SDM को दे दिया है 31 तारीख को। वो अगर टोटल जोड़े तो ये 9,81,000 है, तो उसमें 3,12,81,000 हो सकता है। तो ये पैसा हम कलेक्टर साहब को आज देने जा रहे हैं। पेंशन समाज के ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, हमारे पुराने साथी, वो लोग आए हैं और करीब लोग 81,000 रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी है। इसके पहले भी इन्होंने 3 लाख से ऊपर की सहायता दी हुई है। कुल मिला के करीब 12,81,000 की राशि पेंशन समाज के द्वारा दी गई है। मैं इनके इस सामाजिक सरोकार की भावना और सहयोग की भावना की बहुत बहुत तारीफ करता हूँ, और सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि इनसे अनुकरण करें, इनका अनुसरण करें
और इनकी जो भावना है उसको समझते हुए और वो भी और सहयोग करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनको कि इस तरह का इस संकट काल में आपने सहयोग। जिले में कोरोना का आंकड़ा 482 पर पहुंच गया है। ऐसे में प्रतिपक्ष उपनेता के पॉजिटिव आने की खबर भी हनुमानगढ़ के लिए बेहद चिंताजनक है। चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक 31 अगस्त को बीकानेर भेजे गए 233 सैंपल में से 166 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 154 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 3 रिपीट पॉजिटिव आए हैं। जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा 482 पर पहुंच गया है। हालांकि दूसरे जिलों से हनुमानगढ़ में रिकवरी रेट और सैंपल पॉजिटिव रिपोर्ट बेहद कम है, लेकिन फिर भी हमें नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। हालांकि मंगलवार और बुधवार सुबह तक जिले में नए पॉजिटिव रोगी नहीं मिले, लेकिन 31 अगस्त के 67 सैंपल पेंडिंग है। इसमें जिला अस्पताल के 8, पीएचसी ब्रह्मसर के 28, चकपीलीबंगा के 5, पीएचसी गंधेली के 10 और कैनाल कॉलोनी के 16 सैंपल पेंडिंग है। इसलिए हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग की बेहद आवश्यकता है। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के बाद अपने मामा के साथ घर लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक को माथे और बदन पर गहरी चोटें लगी हैं। हालांकि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। टाउन में एक युवक के सिर पर तलवार से वार कर उसे जख्मी कर दिया गया। टाउन ओवरब्रिज के नजदीक यह वारदात घटी। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक युवकों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला किया। सिर में चोट लगने से युवक भगवंत सेठी पुत्र कुलवंत राय सेठी बुरी तरह से जख्मी हो गया। युवक टाउन की नई आबादी गली नंबर 1 का रहने वाला है। युवक ने अस्पताल में बात करते हुए बताया कि जोनी नायक, दीपक शोरगर, राजा वगैरह पर हमला किया। अस्पताल में इलाज करवा रहे भगवंत ने बताया कि कुछ दिन पहले ही हमलावरों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। तब वह घर में नहीं मिलने पर वे लोग वापस लौट गए थे। उसने जानमाल के नुकसान का अंदेशा जताते हुए टाउन पुलिस थाने में शिकायत भी की थी। अब फिर उसने प्रशासन से मामले में न्याय दिलाने की मांग की। सुनिए क्या बोला घायल। हुआ क्या, मैं और मेरे मामा जी हम पुल के नीचे से सब्जी लेने जा रहे थे मीट मार्केट के पास। तो वो उनकी कोई पहले की दुश्मनी किसी के साथ चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को उनके साथ देखा हुआ है। उन्होंने सोचा वो उनका बंदा है, तो मामा जी तो भाग गए। वो 30-40 जने थे। जोनी नायक और 3-4 लड़के और थे, दीपक शोरगर, राजा। उन्होंने मेरे आके सीधी तलवार मारी पीछे से आके। तो इस मामले के दर्ज भी करवाया हुआ है मेरा उस जोनी नायक के थ्रू भी। ये जान की धमकी दे के गया हुआ था, जान से मारने की। तो प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। इसी कारण प्रशासन से ये दर्ज है कि भी आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो उस पर, नहीं तो कोई और भी ज़्यादा घटना घट सकती है। कल गणपति विसर्जन पे गए हुए थे हम, तो वहाँ से ही आ रहे थे सीधा। शहर में बदहाल सड़कों के लिए धनराशि इकट्ठी करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर और पीडब्ल्यूडी कार्यालय में लगाए गए 2 दान पात्र चोरी हो गए। इस संबंध में ग्राहक पंचायत ने पुलिस थाना जंक्शन में मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जिला मुख्यालय की बदहाल सड़कों के लिए किए जा रहे आंदोलन के तहत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर और पीडब्ल्यूडी कार्यालय में दान पत्र लगाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि दान पत्र कोई असामाजिक तत्व ले गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो भी लोग हैं उन्हें शहर के विकास को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वहीं पंचायत के जिला संयोजक सावन गोयल ने बताया कि सोमवार को शहर में 3 जगह ये दान पत्र लगाए गए थे। इसमें कलेक्ट्रेट परिसर, पीडब्ल्यूडी कार्यालय और जंक्शन भगत सिंह चौक शामिल है। लेकिन 2 जगह से मंगलवार को यह दान पत्र गायब मिले। इनकी काफी तलाश और पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। दान पात्रों के साथ लगाए गए बैनर भी मौके से गायब है। उन्होंने दान पात्रों का पता लगाने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ भी नहीं है, लेकिन मांग बहुत बड़ी भी है। अभी हमने जो हमारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा एक ध्यानाकर्षण आंदोलन सरकार को चेताने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा है, उसके तहत हमने कल 3 जगहों पर दान पत्र रखवाए थे। एक तो हमने पीडब्ल्यूडी परिसर में, एक कलेक्टर परिसर में और एक हमने भगत सिंह चौक पर रखवाया था। तीनों दान पत्रों के माध्यम से हमने सरकार को चेताना चाहा था। बजट के अभाव के ग्रस्त सरकार को हमने कुछ दान देने की योजना बनाई थी। लेकिन अभी हमने देखा कि आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जब संभाला तो कलेक्टर परिसर और पीडब्ल्यूडी परिसर दोनों जगह से दान पत्र गायब हैं। या तो वो प्रशासनिक अधिकारियों की किसी की शरारत भी हो सकती है या चोरी भी हो सकते हैं, ये हमें अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हम सिटी थाने में अब एप्लीकेशन देने आए थे भी उन दान पत्रों जो चोरी हुए हैं या गायब हुए हैं उनका हमें जानकारी प्राप्त करवा के दी जाए कि वो कहाँ गए दान पत्र।
क्योंकि उसमें जनता का जो पैसा था, जनता के सहयोग से जो हमने पैसा इकट्ठा किया वो पैसा उसमें उपस्थित था। और दूसरी बात कि इन जगहों से दान पत्र का गायब होना या चोरी होना बहुत ही बड़ी शर्मनाक की बात लगी, ऐसा महसूस हुआ, शर्म की बात है। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आमजन को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ केएल किलानिया ने बताया कि पखवाड़े के तहत आमजन को इसके लाभ बताए जाएंगे। हर वर्ष इसमें 25 सितंबर से लेकर 8 अगस्त तक 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें लोगों को अधिक से अधिक नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करना होता है, जिससे कि लोगों को जो बिल्कुल ही अंधे हैं या जिनको नहीं दिखता है उनके नेत्र प्रचारित कर सके, उनको रोशनी जीवन में उनकी रोशनी दोबारा लौट सके। इसमें चाहे लोगों की आँख में किसी तरह की चोट लगी हुई हो या कुछ बीमारी की वजह से कॉर्निया बिल्कुल ही धुंधला हो गया हो, जिससे कुछ नहीं दिखाई देते हो, उन लोगों को जहाँ पे भी आई बैंक है वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है और लोगों को उनके लिए हिसाब से उनको मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को जो कि अपनी आंखें दान कर सकें। इसी हिसाब से ये पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है। जो भी पेशेंट आते हैं, इनके अटेंडेंट आते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपको दूसरे लोगों को भी समझाना है जो इसके लिए आंखें दान करें अपने, वो लोगों को सुविधा जो भी मिले उसी हिसाब से कुछ फ़ायदा हो तो अपने आंखें दान करें। रावतसर पुलिस ने 600 नशीली टैबलेट सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रावतसर की वार्ड 23 निवासी लेखराम को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उप निरीक्षक रामकरण के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से की गई। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी व सरकार की ओर से जिले में बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर प्रत्येक एएन कार्यालय में 2 दिवसीय शिविर बुधवार से शुरू हो गए। हालांकि पहले यह शिविर मंगलवार से शुरू होने थे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते हुए राजकीय अवकाश के कारण शिविरों का आयोजन कुछ जगह शुरू तो हुआ, लेकिन बाद में सूचना मिलने पर इन्हें स्थगित कर दिया गया। बुधवार को बिजली संबंधी समस्याओं के शिविर शुरू हो गए। जंक्शन में लगाए गए शिविर में हालांकि लोगों की कम आवाजाही रही, लेकिन जो समस्याएं आई उनका मौके पर निराकरण किया गया। यह शिविर 15 सितंबर तक लगाए जाएंगे। पहले दिन खराब मीटर रीडिंग, गांव में बिजली लाइनों को कसने, ट्रांसफार्मर, बिजली बिल सहित अन्य समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही समस्याएं हल की गईं। हमारे यहाँ बिजली से संबंधित जो भी शिकायतें हैं कंज्यूमरों की, जैसे किसी का बिल खराब है, किसी के पोल से कनेक्शन हिला हुआ है या कोई और भी किसी भी प्रकार की समस्या वो कंज्यूमर यहाँ लेके आ सकते हैं। सुबह से कुछ आए हैं बिल सही कराने के या मीटर रीडिंग चेक करवाने के, तो उनकी मौके पर रीडिंग चेक करवाई जा रही है, बिल सही करवाई जा रही है। नहीं सर, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे रीडिंग चेक करवाने आ गया तो उसका मौके पर कंज्यूमर अपना लाइन में। उपभोक्ताओं की दिन प्रतिदिन की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय प्रबंध निदेशक के महोदय जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर के आदेशानुसार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय पर 2 दिवसीय विद्युत समस्या समाधान शिविर लगाया जाएगा, जिसके अंदर सप्लाई से संबंधित, विद्युत बिलों से संबंधित, लाइन से संबंधित और अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे किसी का मीटर खराब है उस मौके पे बदल दिया जाएगा उसमें, या नया कनेक्शन कोई करना है तो वो भी कर दिया जाएगा वहाँ पे। और कुछ ऐसे काम जैसे कहीं वोल्टेज की समस्या है, कहीं लाइन के कंडक्टर को चेंज करना है, तो उनका एस्टीमेट बनवाकर स्वीकृति जारी कर दी जाएगी और उसके बाद उस कार्य को संपन्न कर दिया जाएगा। ये शिविर 2 दिवस तक लगातार लगेंगे कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर। तो उपभोक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि उनको कार्यालय किसी काम के लिए जो आना पड़ता था बिल ठीक करवाने या नए कनेक्शन के लिए,
तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 2 दिन तक वहीं शिविर लगेगा और वहीं ये सारे काम होंगे, ताकि उनको कार्यालय के इस कोरोना की महामारी में इधर उधर न घूमना पड़े उनके, और उनके वहीं कार्य संपन्न करवाए जाएंगे। उसमें शिविर में कौन कौन रहेगा सर? शिविर में कनिष्ठ अभियंता रहेगा, हमारे राजस्व अधिकारी रहेंगे, बिलिंग से संबंधित जो लिपिक है वो भी वहीं मौजूद रहेगा। उसमें उनकी मॉनिटरिंग के लिए ईद साहब भी जाएंगे, 2 कैंप वो अटेंड करेंगे, 2 कैंप अधिशासी अभियंता वो अटेंड करेंगे और 2 कैंप अधिष्ठान अभियंता उनकी निरीक्षण के लिए जाएंगे मौके पे। इससे कोई समस्या होगी तो उसको वहीं पे इसका समाधान करेंगे उसमें। और फिर भी किसी की अगर कोई शिकायत रह जाती है उसमें, तो उनकी वो प्रार्थना पत्र को हम स्वीकार करके रजिस्टर में उसका दर्ज करके और बाद में उसकी शिकायत की सुनवाई उनको फोन द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। निरीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम हनुमान। भादरा में 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर 25 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा गया है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की बिजली मुहैया करवाई जाएगी। डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक 33 केवी के नए फीडर भी जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि यहां लोड अधिक होने से बिजली समस्या से लोग परेशान थे, लेकिन अब उन्हें निर्बाध बिजली की सप्लाई हो सकेगी। भादरा के 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति अब तक कमजोर होने के चलते उपभोक्ताओं को खासा परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को इससे निजात मिली है। दरअसल डिस्कॉम ने इस ग्रिड सब स्टेशन पर नया 25 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगवाया है। वहीं 33 केवी के नए फीडर भी जोड़ दिए गए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के एसई विजयपाल धाकड़ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे गांव भानाई, किराड़ा, डुंगराना, राजपुरा सहित 25 गांवों को निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। सुनिए क्या बोले एसई विजयपाल धाकड़। 220 केवी जीएसएल भादरा पर पहले 33 केवी का सिस्टम नहीं था, जो पूरा फुल लोड 132 केवी जीएसएल भादरा पर पड़ता था। अब हमने 220 भादरा में एक 25 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगा के वहाँ 33 केवी के 3 फीडर चालू किए हैं, जिससे वहाँ विद्युत सप्लाई जो व्यवधान पैदा होते थे वो अब नहीं होंगे और रेगुलर सप्लाई कंज्यूमर्स को मिलेगी। इसके प्रोजेक्ट की लागत करीब 3 करोड़ रुपए थी, जो हमने करीब 1 महीने के अंदर ये कार्य पूरा किया है। कितने गाँव को फायदा मिलेगा? इससे करीब 25 गाँव को इसको सप्लाई का फायदा मिलेगा, जिसमें 9 सब स्टेशन थे पहले, वो एक ही फीडर पर चलते थे, अब 9 सब स्टेशन अलग अलग फीडर पर कर दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।